गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे पर्पसिव सैम्पलिंग, नेक्स्ट पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कितनी मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्पसिव सैम्पलिंग, तो एज यू नो दैट इट्स नेम सजेस्ट, पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती है कि मतलब इसके अंदर हम बेसिकली ना वो डेटा को टाइप करेंगे, सॉरी वो डेटा को कलेक्ट करेंगे, उस टाइप के डेटा को कलेक्ट करेंगे जिसका अपन को पर्पस है, मतलब जिसका अपने को अल्टीमेटली यूज़ करना है। ठीक है, where the it is a method where the investigator is purposely select typical data। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक या टिपिकल डेटा को, आइटम्स को ही क्या करता है? सिलेक्ट करता है, जो उसकी कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। वैसे तो हम सारे डेटा को वही सिलेक्ट करते हैं जो हमारी कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, बट अगर मान लो जस्ट अज्यूम हम सेंसस की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने सेंसस में सारे डेटा को लिया, बट फिर हमने सैम्पलिंग के बारे में सीखा। तो सैम्पलिंग के अंदर हमको देखना है कि ऑन एन एवरेज कितने % स्टूडेंट जो 70% के ऊपर लेके आते हैं, डेटा परसेंटेज लेके आते हैं। क्या करना है? 70 के ऊपर लेके आते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो भी पर्सन 70 से ऊपर है ना, उसको अपन क्या करने वाले हैं? कंसिडर करने वाले हैं अपनी सैम्पलिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या, हमारा पर्पस क्या है? 70 के ऊपर वाले ही लेना, 70 से कम वाले ही नहीं लेना। बट अगर हमको कोई बोल दे कि अगर आपको सिर्फ ये स्टूडेंट का डेटा निकालने की कितने % डेटा स्टूडेंट है जो पास हुए हैं, तो उसमें अपन सारे डेटा को कवर कर लेते हैं। येस और नो, सारा परसेंटेज कवर कर लेते हैं, चाहे वो 33 से कितना भी ज़्यादा हो, है ना। तो वैसे ही 70% मतलब को सिर्फ 70% के ऊपर वालों को कंसिडर करना है। मीन्स पर्पसिव में बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो यूनिट्स होंगी वो हम किसके बेसिस पे कलेक्ट करेंगे? हमारा जो भी मेन पर्पस होगा। नेक्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग। ये बहुत सिंपल है बेटा। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर है ना, जो भी डेटा होता है वो रैंडम बेसिस पे कलेक्ट होता है। मीन्स एवरी चांस ऑफ योर यूनिट हैव इक्वल चांस या इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी सिलेक्टेड, है ना। मतलब जैसे आपने केबीसी कई बार पहले देखा होगा, तो केबीसी में भी यही होता था। क्या होता था? रैंडम बेसिस पे सिलेक्शन होता था। मतलब आपने आंसर दिया, दूसरे आंसर दिया, 100 लोगों ने आंसर दिया, बट वो कंप्यूटर किसी भी एक को रैंडम में सिलेक्ट कर लेगा। वो कोई स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ए पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, थर्ड पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, कौन से पर्सन को। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग इसी टाइप की होती है, जिसके अंदर एक तो अपन बोल सकते हैं कि जस्ट जो लॉटरी टाइप सिस्टम होता है रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस में। सैम्पलिंग जो होगी उसमें जो भी डेटा अपन सिलेक्ट करेंगे वो लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे भी हो सकता है। लॉटरी बेसिस टाइप एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके रैंडम सैम्पलिंग के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं बेटा। तो फर्स्ट इज एडवांटेजेस, इट इज साइंटिफिक मेथड। मतलब कि जनरली हम क्या करते हैं, इसको हम ये अज्यूम करते हैं इट इज़ मोर साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं तो सारे सैम्पलिंग मेथड के अंदर से जब हमको डेटा को, सारे यूनिवर्स में से जब उनको डेटा को सेलेक्ट करना है, तो हम रैंडम सैम्पलिंग लगाते हैं, और ये हमारे लिए एक तरीके से साइंटिफिकली अप्रूव्ड मेथड है। नेक्स्ट, हमारे ये जो सैम्पलिंग के जो भी एरर होते हैं ना, उसको भी अपन इजीली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मींस वॉट एवर टाइप ऑफ एरर में अराइज, अपन इसके बारे में बाद में भी पढ़ेंगे। बायस्ड एरर भी होते हैं, अनबायस्ड एरर भी होते हैं। तो जो भी एरर हो रहे हैं वो हम क्या कर सकते हैं? इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बताता है कि रैंडम सैम्पलिंग हमको किसके बारे में बताता है? प्रोबेबिलिटी के बारे में। मीन्स व्हाट आर दी चांसेस कि कोई सिचुएशन अराइज होगी, या क्या चांसेस हैं, कितना % चांस है कि कोई कंडीशन अराइज होगी। ठीक है, तो वी कैन से कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का भी लॉजिक लगता है, या थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये बेस होता है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं इकोनॉमिकल। तो सिंपल सी बात है कि रैंडम सैम्पलिंग एकदम इकोनॉमिकल होती है। जस्ट अज्यूम आपको एक बॉक्स दिया जाए, एक बॉक्स में काफ़ी स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स के नाम है। ठीक है, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो कितना इकोनॉमिकल है? इजीली सिलेक्ट कर लो। पर अगर आपको उन 100 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पे, या उनका सब कुछ लिखना है, तो वो कितना डिफिकल्ट होगा। तो सिंपल वी कैन से कि ये जो मेथड होती है रैंडम सैम्पलिंग, वो एकदम इकोनॉमिकल होती है। मीन्स इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते, मनी और टाइम सबका ये क्या कर लेती है? सेविंग। बट नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। तो रैंडम सैम्पलिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस ही होते हैं। फॉर दैट फ्यू आइटम्स आर इंक्लूडेड। जैसे अभी मैंने बात करी कि अपने को एक बकेट दिया, उसमें 100 स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है, 100 स्टूडेंट्स के नेम है, आपको किसी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम फ्यू डेटा या फ्यू आइटम्स को ही स्टडी कर पाएंगे। वी कैन नॉट कंसिडर ऑल आइटम्स। हम सारा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन वाला काम यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। तो इट इज़ वन ऑफ दी डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑल केसेस। सीधी सी बात है, अपन हर केस में तो रैंडम मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अपन को सेंसस जहाँ पे लगाना है, वहाँ पे अपन को सेंसस ही लगानी पड़ेगी। जहाँ पे हमको डेटा की एक्यूरेसी चाहिए वहाँ पे, या फिर हमको मोर रिलायबल डेटा चाहिए, तो वहाँ पे अपन रैंडम सैम्पलिंग का मेथड फॉलो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। समटाइम इट्स नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। मान लो कि आपको 100 स्टूडेंट का डेटा दे रखा है, इसमें से कुछ स्टूडेंट पास है, कुछ स्टूडेंट फेल है। अब आपने 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करे, जस्ट अज्यूम। ठीक है, तो मान लो ए स्टूडेंट 33% आया, बी स्टूडेंट
स्टूडेंट 45% आया, सी स्टूडेंट जो है वो 80% लेके आ गया, डी स्टूडेंट और ई स्टूडेंट की बात करते हैं, डी 90% लेके आ गया और ई स्टूडेंट फेल हो गया। तो क्या आप इसके अंदर ये बोल सकते हो कि ये सारी इकोनॉमी के अंदर पूरे डेटा को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नो, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे फेल स्टूडेंट हुए हैं 3 और 2 स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 33 से कम वाले स्टूडेंट फेल होते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि चलो 1 स्टूडेंट फेल है, बाकी 4 स्टूडेंट 5 है, मतलब अपना परसेंटेज जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि 20% स्टूडेंट क्या है, फेल हैं, बाकी पास है। बट एक्चुअली ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो सकता। कुछ चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि हम रेंडम सैम्पलिंग के अंदर ट्रू इमेज अपन को क्लियर नहीं होती। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसे अपन ने 5 सिलेक्ट करे, कोई दूसरा पर्सन दूसरा 5 डेटा सेलेक्ट कर लेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट या डिविएट हो जाएगा। तो इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन के बाद आता है नॉट फ्री फ्रॉम बायस। सिंपल सी बात है, ये फ्री फ्रॉम बायस होता ही नहीं है। रैंडम सैम्पलिंग जो होता है, द रैंडम सैम्पलिंग है रिगार्डेड एज नॉट परफेक्ट सैम्पल, क्योंकि अपन यहाँ पे परफेक्टली काम कर ही नहीं रहे। अपन 5 डेटा 5% इसने निकाले, किसी और ने कोई और 5 निकाल दी, तो डेटा में वेरी एंड आवर रिजल्ट वुड ऑटोमेटिकली वेरी। तो हमारा रिजल्ट भी जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है। आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बेटा कि बहुत सारे कुछ लॉ होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द बेसिक लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक, कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर कौन कौन से लॉ जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो वन ऑफ द लॉ इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होता है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे अपन बात कर सकते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी, ठीक है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी, स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी आपको 1 by 1 में एक्सप्लेन करती हूँ। और थर्ड जो होता है वो इनर्टिया ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है, इनर्टिया ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। तो ये कुछ लॉ हैं जिनको अपन को पढ़ना है और जिनके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट लॉ इज दैट द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट हियर, मींस वी कैन से कि आपके पास 5 बॉल्स है, उसमें से 5 बॉल जो हैं वो अलग अलग कलर की, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन बॉल आएगी या रेड बॉल आएगी। तो अपन प्रोबेबिलिटी निकालते थे कि भैया ग्रीन बॉल टोटल कितनी है ऊपर लिखो, फिर नंबर ऑफ बॉल्स टोटल कितनी है वो नीचे लिखो, तो अपन को पता पड़ता था कि इतना % चांस है, बट इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, है ना। तो यही सिंपल सा केस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिस्टिकल लॉ, तो यहाँ पे थ्योरी का जो है प्रोबेबिलिटी की उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो जाता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी, मतलब the law of statistical regulatory is formulated in the mathematical theory of probability is laid down that the moderately large number of items chosen at random from among various large groups। मतलब सिंपल सी बात है बेटा, इस बुक में भी यही लिख रखा है कि हमारा जो डेटा होता है वो लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है, ठीक है। हम उस लार्ज नंबर ऑफ डेटा को स्टडी नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक लिमिटेड डेटा को स्टडी करते हैं। तो हम जो सिंपल कुछ डेटा के ऊपर वर्क करते हैं, तो सिंपल अपन ये बोल सकते हैं कि जो भी स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी हम लगा रहे हैं, जो भी हम मेथड्स फॉलो कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो मेथड जो होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, इनएप्रोप्रिएट, या फिर ये नहीं बोल सकते कि दे कैन नॉट गिव अस द प्रॉपर या एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्या हो जाता है हमारा डिसएडवांटेज। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि दैट ऑल दीज मेथड्स आर बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये सारा किसके ऊपर बेस्ड होता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दोनों का रिलेशन स्टैब्लिश होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सैम्पलिंग के अंदर डेटा जो होता है वो हम अप्रॉक्सीमेशन पे वर्क करते हैं, हम एक्यूरेसी या एक्यूरेट अप्रोप्रिएट डेटा के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, अप्रॉक्स डेटा पे हम जा सकते हैं। इनर्टिया ऑफ लार्ज नंबर, लास्ट पॉइंट जो है वो ये बताता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी लार्ज नंबर ऑफ डेटा, या फिर आप ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा के ऊपर सैम्पलिंग करोगे तो यू वुड गेट एट द इन्फॉर्मेशन मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू इफ़ यू आर डूइंग अ वर्क विद लेस नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे अगर अपन कोविड का एग्जाम्पल ले, तो आप ये कॉमन सेंस की बात लगाओ, यहाँ पे सैम्पलिंग के बेसिस पे वर्क हो रहा है। तो कोविड का जब शुरू में था या शुरू के केस में, तो हम उसको सिर्फ स्टडी कर रहे थे, तो हम सैम्पलिंग लगाते थे वहाँ पे कि अच्छा इतने % लोगों को ये प्रॉब्लम हुई, इतने % लोगों को ये प्रॉब्लम हुई। तो जैसे जैसे अपन को उस टाइम इतना एक्यूरेट डेटा नहीं निकल पा रहा था, बट अब हमको पता है कि यार 8 to 9 मंथ्स पास्ट हो गए या 8 to 9 मंथ्स हो गए, अब अपन इजीली अब लार्ज नंबर ऑफ डेटा को अपन स्टडी करें, तो अपन को उसके सारे सिम्टम्स, सारे ड्रॉबैक, सारे क्या क्या वीकनेस या फिर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो सारे अपन कंसिडर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी के बाद जो इनर्टिया ऑफ लार्ज नंबर आता है, तो इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी लार्ज नंबर ऑफ डेटा देन यू वुड गेट द रिजल्ट
at specific या accurate manner. If we are not considering the data in a large way, if you are considering the data in small way, ठीक है, अगर आप छोटे छोटे डेटा को कंसिडर करो तो आपका डेटा जो होगा उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट भी हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एकदम लास्ट टॉपिक की, जो हमको बताता है स्टैटिस्टिकल एरर के बारे में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल एरर आर ऑफ टू टाइप, सिंपली वी कैन सी कि एरर आर ऑफ टू टाइप, एक होता है बायस्ड एरर और एक होता है अनबायस्ड एरर, ठीक है। तो बायस्ड एरर आर दोज एरर्स विच अराइजेज एट द टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन अप, ठीक है। जब कोई इन्फॉर्मेंट कोई इन्फॉर्मेशन देता है एंड इंटेंशनली वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है, क्या हो जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, जानबूझ के कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो तो बायस्ड एरर हो जाएगा। कौन सा एरर हो जाएगा, बायस्ड। जस्ट अज्यूम आप बात कर सकते हो यहाँ पे कि एक इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेंट है। इन्फॉर्मेंट से इन्वेस्टिगेटर ने क्वेश्चन पूछा इन्फॉर्मेंट से कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेंबर है। जस्ट अज्यूम 5 मेंबर है, पर इन्फॉर्मेंट ने 4 मेंबर का ही डेटा दिया, जस्ट अज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, इंटेंशनली रॉन्ग हो जाएगी। तो अब यहाँ पे सारा कैलकुलेशन या सारा डेटा जो होगा वो क्या चला जाएगा, रॉन्ग चला जाएगा। तो इट वुड बी द पार्ट ऑफ बायस्ड एरर वेयर द इन्फॉर्मेंट हैज़ गिवन द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। तो बायस्ड एरर जो होते हैं ना, ये कैसा भी इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट भी करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट भी करेंगे, मतलब इसका इम्पैक्ट जो होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। और ये जो एरर होते हैं दे आर जस्ट क्यूमुलेटिव इन नेचर, क्योंकि आप सोचो कि एक फैमिली की ये दिक्कत है, दूसरी फैमिली में भी कभी कुछ गलती कर दी होगी, तो हमारा डेटा ऑन एन एवरेज क्यूमुलेट होते हुए क्या हो जाएगा, रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अनबायस्ड एरर। तो अनबायस्ड एरर एकदम सिंपल सा केस है। अनबायस्ड एरर के अंदर जो होती है रेगुलर मिस्टेक्स होती है। कैसी मिस्टेक होती है, रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में जो मिस्टेक्स हुई, जस्ट अज्यूम कास्टिंग टोटलिंग हो गई, ठीक है। तो अनबायस्ड एरर जो होते हैं ना, ये भी दोनों साइड ही अफेक्ट करते हैं। देखा जाए तो एरर होता है तो वो दोनों साइड अफेक्ट करेगा, पॉजिटिव अफेक्ट भी करेगा, नेगेटिवली अफेक्ट भी कर सकता है। बट वी कैन से कि ये थोड़े से कॉम्पनसेटरी नेचर के होते हैं, क्योंकि जस्ट अज्यूम टोटलिंग में मिस्टेक हो गई, ठीक है, या फिर आप गलती से कोई घर को लेना छूट गया, आपका काउंटिंग के अंदर वो कोई मेंबर का आपने डेटा नहीं लिखा, तो ये सिंगल साइड इफेक्ट करेगा। पर आप कोई चीज़ हाइड करते हो तो आपको डबल साइडेड इफेक्ट करती है। आई होप यू गॉट इट। अपन लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया। तो बेटा सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में अगर अपन स्टार्टिंग करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा सेंसस ऑफ इंडिया का इस तरीके का है कि दैट द मीनिंग ऑफ सेंसस मीन्स, आपको पता है कि एनएसएसओ जो होता है, ठीक है, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स सेंसस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की सारी डेमोग्राफिक कंडीशन, मतलब कि जेंडर क्या है, स्टूडेंट पर्सन का नेम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, क्या सारी डिटेल्स जो जाती है वो हमारी सेंसस के अंदर जाती है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं सेंसस पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन का सेंसस होना। नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि हर 10 ईयर के टाइम के अंदर क्या होता है, सेंसस अराइज होता है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो होता है पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी इंडिया के अंदर, वो हुई थी 1872 में, बट ये सक्सीड नहीं हो पाई थी, तो फिर वो अल्टीमेटली हुई थी 1881 से स्टार्ट हुआ, तो जो हर 10 ईयर के गैप के अंदर चलता रहता है और अभी 2021 में आएगा। तो व्हाट आर दी मेथड ऑफ सेंसस। तो सेंसस के लिए कौन कौन सी मेथड होती है, तो वन इज डी फैक्टो मेथड एंड नेक्स्ट इज डी ज्योर मेथड, ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। पर इसके साथ अपन सबसे पहले सिंपल सा टॉपिक पढ़ते हैं एनएसएसओ के बारे में। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग अवर डेमोग्राफिक कंडीशन, जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर चल रही है उनके बारे में सारी स्टैटिस्टिकल मेथड डेटा को प्रोवाइड करता है। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1950 में। दिस इंस्टीट्यूट हैड 4 डिवीजन, इसके 4 डिवीजन है, जैसे एसआरडीआर है, एफओडी है, मीन्स फील्ड ऑपरेशन डिवीजन है, डीपीडी है, आफ्टर सीडीपी है, बहुत सारे हैं। तो ये सारे 4 डिपार्टमेंट्स के अंदर वर्किंग चलती है और ये डेटा को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, ये सारे स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, देन दे आर कोऑर्डिनेटिंग द सर्वे, फिर वो अलग अलग टाइप के सर्वे करते हैं, जैसे लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर करते हैं, लाइफ स्टॉक्स के ऊपर सर्वे करते हैं, और फिर फर्दर वो जो क्या करते हैं, सारा जो भी डेटा उसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन जो भी होती है उसको पब्लिक को जनरल